भारत आज़ाद तो था पर विभाजित भी। एक नया मुल्क पाकिस्तान जन्म ले चुका था और इस नई ताकत पर सवार पाकिस्तान की नज़र अब रणनीतिक रूप से संसाधनपूर्ण कश्मीर की घाटी पर थी। पर यह इतना आसान नहीं था। घुसपैठियों को भेज दहशत और तबाही मचाकर कश्मीर को डराने की पाकिस्तान की ये योजना उस वक्त पूरी तरह विफल हो गई जब महाराजा हरी सिंह ने भारत की और मदद के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे नहीं लगता कि भारत के साथ अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को लेकर उनके मन में कोई भी संदेह था, क्योंकि उनकी मुख्य चिंता उनके राज्य की सलामती और सुरक्षा थी। और कहीं ना कहीं उन्हें पता था ये सब एक धर्मनिरपेक्ष भारत के संरक्षण में ही संभव था, बजाय कि एक इस्लामिक पाकिस्तान के जहां किसी भी बात का कोई आश्वासन नहीं था। भारत ने वादा किया कि वो पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ कश्मीर का बचाव करेगा। 27 अक्टूबर सुबह 9:30 पर पाकिस्तानी नेतृत्व में लुटेरों की फौज श्रीनगर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी जब पहला डकोटा विमान भारत की पहली सिख रेजिमेंट की 2 सैन्य इकाइयों के साथ श्रीनगर उतरा और इनका नेतृत्व कर रहे थे एक जांबाज योद्धा कर्नल दीवान रंजीत राय। भारतीय जवानों का मुख्य लक्ष्य इन पाकिस्तानी लुटेरों के श्रीनगर एयरफील्ड पे कब्जे को रोकना था। श्रीनगर पहुंचते ही सिख रेजिमेंट ने हवाई क्षेत्र के पास अपना एक रक्षा क्षेत्र स्थापित किया। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल राय ने निर्णय लिया कि वे अपने कुछ साथियों के साथ श्रीनगर से आगे बढ़कर उन लुटेरों को बीच में ही रोक देंगे। 28 अक्टूबर की सुबह लुटेरे और सिख रेजिमेंट के सिपाही आमने सामने थे। ये लड़ाई दिल दहला देने वाली थी, पर सिखों ने दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक दिया। कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी शहादत देकर उन्हें सौंपी हुई जिम्मेदारी निभाई और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। श्रीनगर एयरफील्ड तो अब सुरक्षित थी, लेकिन कश्मीर को बचाना बाकी था। हार का सामना करने के बावजूद हमलावरों ने बडगाम के रास्ते श्रीनगर का रुख किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भारत पहले से ही तैयार था। मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी कुमाऊं यूनिट के साथ श्रीनगर एयरफील्ड की रखवाली के लिए तैनात थे। मेरे पिता मेडिकल कॉर्प में मेजर जनरल बन गए थे और उन्हें पता चला कि सोम की बटालियन को 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर को सीधे श्रीनगर जाना था। उन्होंने वहाँ के चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि देखो, इस आदमी की बात टूटी हुई है और इसलिए वह मेडिकल आधार पर कार्रवाई के लिए अयोग्य है। तो कमांडिंग ऑफिसर ने सोम से कहा कि चिकित्सीय रूप से आपका वहाँ जाना सही नहीं है, पर जवाब में सोम ने कहा, जनाब, मैंने ब्रिटिश राज के तहत 4 साल तक लड़ाई लड़ी है और अब जब मुझे अपने देश के लिए लड़ने का मौका मिला है तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं रोक सकता। उन्हें खबर मिली थी कि लश्कर आ रहा है और दूसरे दिन जब कश्मीरियों ने उन्हें ये जानकारी दी तो सैन्य ने फैसला लिया कि हमें उन्हें एयरफील्ड की राइफल रेंज के बाहर ही रोकना होगा। जब वे बडगाम पहुंचे तो उन्हें वहाँ कोई पठान नहीं मिला, क्योंकि जो पठान आए थे वे खुद को कश्मीरी घरों में छुपा चुके थे और सभी कश्मीरियों ने खुद को अंदर बंद कर लिया था। जंग छिड़ी हुई थी तो घर से बाहर आने का मतलब था जान जोखिम में डालना। पठानों का पता नहीं लग पा रहा था, पर यह अंदेशा था कि वे वहाँ हैं। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद सोमी ने कहा, देखो, मैं बडगाम में रुका रहूँगा, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और अंधेरा होने पर एयरफील्ड की तरफ वापस लौट आऊँगा। पैरा से मिले इनपुट के आधार पर सोमनाथ शर्मा को दोपहर 1:30 पर बडगाम के आसपास अपने निर्धारित स्थानों से उनकी पलटन हटाने को कहा गया। आधे घंटे बाद अपने ब्रिगेड कमांडर से एक और आदेश के तहत उन्हें 1 घंटे के लिए अपनी स्थिति बरकरार रखने को कहा गया। उन्होंने इस आदेश को भी सकारात्मकता से स्वीकार किया, पर मेजर सोमनाथ शर्मा को शायद ही पता था कि उनकी सैन्य स्थिति पाकिस्तान के आदिवासियों और पठानों से घिरी हुई थी, जो उनके ठीक सामने स्थित थे और जिनको वे गांववासी समझ बैठे थे और जो जल्द ही उन पर हमले की फिराक में थे। जब हमलावरों ने धावा बोला तब मेजर सोमनाथ शर्मा केवल 90 सिपाहियों की अपनी कंपनी के साथ एक ऊंची जमीन पर तैनात थे, जो उन्हें हमलावरों पर एक मामूली सा फायदा दे रही थी। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी,
पर वे भारतीय सैनिकों को अपने स्थान से हटाने में नाकामयाब हो रहे थे और फिर शुरुआत हुई एक घमासान युद्ध की। हमारा गोला बारूद ख़त्म हो रहा था और जब वो लगभग समाप्त होने लगा तो सोमी ने वायरलेस पर और गोला बारूद भिजवाने की मांग की। जवाब में ब्रिगेडियर ने कहा कि वापस आ जाओ, पर सोमी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। तो ब्रिगेडियर ने कहा ठीक है, हम एक और कंपनी भेजेंगे गोला बारूद के साथ जो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो एक कंपनी सहित एक मेजर बडगाम के लिए अग्रिम हुए। जैसे जैसे कंपनी की स्थिति पर हमले बढ़े, हताहतों की संख्या भी बढ़ी। मशीन गनों से फायर कर रहे जवान एक एक करके कम हो रहे थे और मेजर सोमनाथ अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल कर मैगजीन भरकर उन्हें मशीन गनर्स तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि उनके बाएं हाथ में प्लास्टर लगा था। उन्होंने एक दो बार अपने आप को दुश्मन की फायरिंग लाइन में भी लाया, पर अपने साथियों का निर्देशन करते रहे। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में मेजर शर्मा का ये बहादुर परिचय उनके साथियों के लिए प्रोत्साहित साबित हुआ और उन्होंने इस जंग में अपनी पूरी जी जान लगा दी। मेजर सोमनाथ शर्मा एक खाई के बाहर बैठे अपने जवानों का निर्देशन कर रहे थे जब दुश्मन का एक मोर्टार शेल उनकी खाई में आ गिरा और तीनों साथियों के साथ उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मेरी माँ ने कई साल पहले उन्हें एक भगवत गीता की पुस्तक दी थी। कई साल पहले जब वह अराकान के पास गए थे, वह अपनी जेब में इस छोटी गीता को हमेशा रखते थे। जब उनका शरीर मिला तब इस गीता के टुकड़े हो गए थे। सभी पन्ने बाहर निकले हुए थे और उनके शरीर पर पन्ने फैले हुए थे। कई लोगों ने कहा, आप देखते हैं पठानों ने गीता का अपमान किया है, फाड़ के फेंक दिया वगैरह वगैरह। लेकिन उस समय भी कई सैनिकों ने इसे देखा और कहा कि अगर गीता को फाड़ना ही था, अब जो लूटने पर जेब में मिली होगी, क्योंकि पठानों का शवों को लूटना काफ़ी आम बात थी, दुश्मनों के साथ साथ अपने शवों को भी। पर आप गीता फाड़ देते और फेंक देते। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसे ध्यान से शरीर पर नहीं रखेंगे। गीता के पन्नों से शरीर को ढकना ये एक सम्मान का संकेत है कि सिपाही एक शेर की तरह लड़ा। क्या सही है क्या गलत, ये कहने वाला मैं कौन होता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि पठानों ने उन्हें एक उच्च श्रेणी के सेनानी होने के लिए उचित सम्मान दिया। तमाम मुश्किलों के बावजूद कुमाऊनियों ने संघर्ष किया और श्रीनगर एयरफील्ड की रक्षा करने में सफल रहे। आखिरकार भारत पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने में सफल रहा। बडगाम की लड़ाई में 4 कुमाऊं, मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार प्रेम सिंह मेहता और 20 अन्य रैंक खो चुका था। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत उनके असाधारण शौर्य के लिए भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।